जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरे पढ़ने लिखने की चिंता होने लगी। उन दिनों यह प्रथा थी कि पहले लड़कों को पाते के पास पढ़ने बिठा दिया जाता था। हमारे देश मोहल्ले में मेरी आयु के लगभग लड़के पादे के पास पढ़ने बैठा करते थे। जैसे परिवारों के पुरोहित होते थे वैसे ही पादे होते थे। स्वाभाविकता मुझे एक पादे के पास बैठाया गया। पादे ने मेरी नई पार्टी ली, उस पर केसर से गणेश स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, उसका पूजन किया और मुझे लुंडी भाषा का उड़ा एड़ा आ लिखाया सिखाया। हमारा परिवार पादा हमारी गली के सामने की गली में रहता था, परंतु उसका पढ़ाने का स्थान कुछ अंतर पर था। उसका विख्यात नाम मोती पादा था। वैसे उसके पिता अथवा बाबा का नाम मोतीराम था। उसके नाम से ही वह भी मोती पादा प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में उसका नाम भी पंडित हुकुमचंद। मुझे प्रथम शिक्षा तथा दीक्षा के लिए पंडित को 1.25 रुपये एवं लड्डू दिए। इसके साथ ही सारे मोहल्ले में भी लड्डू बांटे गए। मैं भी बहुत प्रसन्न था, कारण यह कि मोहल्ले के अन्य लड़कों के साथ मैं भी पढ़ने वाला था। लगभग 6 माह तक मैं पंडित हुकुमचंद अर्थात मोती पादे से पढ़ता रहा। इन 6 महीनों में लुंडी के अक्षरों का ज्ञान ही प्राप्त कर सका। मुझे इससे संतुष्टि नहीं थी और मैं निराश हो गया। मेरा एक मित्र था चुनीलाल, हमारे मकान के सामने के मकान में रहता था। वहाँ मुझसे आयु में कुछ बड़ा और अन्य पौधे के पास पढ़ा करता था। वह शिक्षा में पहाड़े गुणा करने के गुर सिक्का चुका था। एक दिन उसने मुझे कहा कि चलो हमारे पादे के पास, तुम्हारे मोती पादे को पढ़ाना ही नहीं आता। मैं भी पहले वहाँ पढ़ने बैठा था, परंतु जब उसने कुछ पढ़ाया नहीं तो मैं उसे छोड़ टकसाल वाले पादे से पढ़ने चला जाता हूँ। मुझे उसकी बात पसंद आई और मैं बिना पिताजी तथा माँ को बताए उसके साथ उसके पादे के पास जा पहुँचा। पादे के सम्मुख मुझे प्रस्तुत किया गया तो पादे ने कहा, 1.25 रुपया लाओ। मैंने पादे को बता दिया कि मैं पिताजी को बिना बताए और मेरे पास रुपये नहीं है। उसने कहा, अच्छा कुछ दिन आओ फिर घर से मांग लाना। मैं उसके पादे के पास जाने लगा। मुझे जमा बाकी तथा पहाड़े सिखाए जाने लगे। अभी मुझे वहाँ जाते कुछ दिन हुए थे। पादा हुकुमचंद पिताजी के पास शिकायत लेकर आ पहुँचा कि मैं उसके पास पढ़ने जाता हूँ। यह बात उनसे मेरे पीछे कही जाती थी। उस समय टकसाल वाले पादे के पास पढ़ने गया था, इस कारण मेरी खोज होने लगी। सायंकाल में मैं अपनी पाटी और कलम दवात लेके आया तो पिताजी ने बुला लिया। मैं उसके सामने दुकान पर जा खड़ा हुआ। पिताजी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पादे से पढ़कर। तुम वहाँ नहीं थे? मैं टकसाल वाले पादे से पढ़ने जाता हूँ, पर वह तो मुसलमान है। वह मोती पादे से अच्छा पढ़ाता है और मैं जमा बाकी तथा पहाड़े सीख रहा हूँ। कब से जा रहे हो? वाह, 2 महीने से। और उसके नज़र दक्षिणा नहीं मांगी। मांगी थी तो कहाँ से दी थी? मैंने कहा, मैं आपसे पूछे बिना ही पढ़ने आया हूँ। उसने कह दिया, कुछ दिन आओ फिर घर से मांग लाना। इस घटना ने मेरी शिक्षा की चर्चा आरंभ कर दी। दुकान पर फॉरमैन, किचन, स्कूल के मास्टर लाला बुटाराम आया करते थे। वह हमारे मोहल्ले में ही रहते थे और मास्टर कर कर पुकारे जाते थे। कई बार पिताजी को कह चुके थे मुझे स्कूल में प्रवेश दिलाना। पादे की प्रथा अब नहीं रही। पिताजी का विचार कोई भिन्न था। हमारी दुकान के पास सामने दुकान एक पंडित धर्मचंद रहते थे। वह नित्य दुकान पर एक आध लवंग लेके आया करते थे। पंडित धर्मचंद के रहने वाले अमृतसर के थे। उन दिनों लाहौर आकर रहने लगे थे। किसी समय वह स्वामी दयानंद जी के साथ लेखक के रूप में रह चुके थे। इस कारण पिताजी के मन में प्रति भारी श्रद्धा थी। वह पिताजी को कहा करते थे, गुरुदास को जरा बड़ा होने दे, फिर इसे संस्कृत पढ़ाकर वैदिक सिखा देंगे, इस यह वैद बन जाएगा। पिताजी दुकान की तारीख की थी। उन दिनों वह हकीमत चिकित्सा कार्य करते थे, अतः पंडित धर्मचंद की योजना पिताजी को पसंद थी। वह उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु अपने आप पादा बदलने की घटना से अविलंबित थे। हमारी दुकान पर मोहल्ले के युवक और जो बड़े मेरे भाई साहब के मित्र थे एकत्र हुआ करते थे। यह एक प्रकार की गोष्ठी हुआ करती थी। एक व्यक्ति समाचार पढ़ रहा था और सुना रहा था कि फिर चर्चा आरंभ हो गई।
पिताजी ने मेरी बात सबको बता दी। मैंने अपना पता समय भी बदल लिया। मास्टर बूटाराम भी प्राय वहाँ आया करते थे और वह उस दिन भी उपस्थित थे। उन्होंने पिताजी को कह दिया, हमारे स्कूल में भर्ती करा दो, वहाँ उर्दू और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। पिताजी ने पूछ लिया, वहाँ हिंदी भी पढ़ाती है क्या? नहीं। वहाँ उपस्थित बालक राम कहने लगे, हमारे स्कूल में भी भर्ती करा दो, वहाँ हिंदी भी पढ़ाई जाती है। बालक राम हमारे मोहल्ले का युवक था और डीएवी स्कूल में 8वीं कक्षा पढ़ता था। हमारी बात सुनकर मास्टर बूटाराम ने कह दिया, वह उर्दू बालक राम हमारे मोहल्ले का ही युवक था और डीएवी स्कूल में 8वीं में पढ़ा है। बिना उर्दू पढ़े ही इसे नौकरी मिलेगी। पिताजी के मुख से निकल गया, गुरुदास नौकरी नहीं करेगा। मास्टर जी हंस पड़े। उस दिनों स्कूल में पढ़ने का अभिप्राय यह था कि लड़का पढ़ लिख कर नौकरी करे। पिताजी की मस्तिष्क में संभवतः पंडित धर्मचंद की योजना थी। अब मेरी पढ़ाई का कांटा फिर बदला। मुझे मोहल्ले से कुछ दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने भेजा। उस दिन स्कूल में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इस प्राइमरी स्कूल में 1 वर्ष तक मैं पढ़ा। 1 वर्ष के उपरांत मुझे डीएवी स्कूल में प्रथम श्रेणी में भर्ती करा दिया। इन दिनों बड़े भाई साहब के आर्य समाज के साप्ताहिक संस्करणों में जाने लगा और मेरा उनके साथ जाने का आकर्षण था। और भाई साहब सत्संगों से लौटते ही लाहौरी दरवाजे के 2-3 आने के फल खरीद लाया करते थे। वे मुझे खाने के लिए मिलते थे। बहुत ही सस्ता कालजा, 3 पैसे में 1 दर्जन अच्छे केले, 1 आने दर्जन संतरे, मौसम के दिन सरानपुरी कलमी आम 1 आने के दर्जन मिल जाते थे। फिर भाई साहब 3 आने में खरीदे हुए फलों में घर में दावत हो जाती। अब बहुत ही शौक हो जाता है। वापसी में फल खरीद कर खाने में लो भी जाने मुझे उत्साहित करता था। आर्य समाज अनारकली में भाई साहब के एक मित्र थे, मास्टर हरगोविंद। जब भी आर्य समाज में कोई कार्य सेवा होता तो दोनों सेवा के लिए अपना नाम लिखवाया करते थे। अंत दोनों में काफ़ी घनिष्ठता थी। मास्टर जी का लड़का मदन गोपाल, वह भी डीएवी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ाता था। भाई साहब ने बताया, मुझे डीएवी स्कूल में भर्ती कराया जा रहा है। मास्टर हरगोविंद ने कह दिया कि मैं मदन गोपाल के साथ स्कूल चला जाया करूं। मदन गोपाल लाहौरी दरवाज़ा सत्तूर मंडी में रहता था। वह स्थान हमारे स्कूल के रास्ते में ही था। फिर भी वह पहले दिन में बालक राम के साथ स्कूल गया। उसके ही स्कूल में मेरा फॉर्म भरकर मुझे भर्ती कराया था। प्रवेश शुल्क 4 आने और पीछे 2 आने शुल्क प्रति मास देने का नियम था। कुछ दिन तक मैं बालक राम के साथ गया, फिर मैं अकेला जाने लगा। अगले महीने स्कूल में एक घटना हो गई। बच्चों वाली प्राइमरी स्कूल में तो केवल 3 मास्टर थे, परंतु यहाँ डीएवी स्कूल में 10 श्रेणियाँ थी। 15-16 मास्टर थे। हेड मास्टर था, क्लर्क था, चपरासी था, फिर एक ड्रिल मास्टर था। एक प्रकार एकाएक भीड़ भाड़ थी। दूसरे महीने की फीस 2 आने में लेकर गया तो मुझे विदित नहीं था कि कहाँ जमा करानी थी। मैंने मदन गोपाल से पूछा, वह मुझे अपने साथ ले गया। उस भी फीस जमा करानी थी। उसने हम दोनों की फीस जमा करवा दी। क्लर्क बाबू ने 4 आने लिए और मास्टर पर लिख कर दे दिया और उसने रजिस्टर पर लिख दिया। फीस देकर हम चले आए। इसके 8-10 दिन उपरांत स्कूल चपरासी आया। मुझे कक्षा में उठाकर हेड मास्टर के कमरे में ले गया। हेड मास्टर ने मुझे कुछ ऐसी वैसी चीज़ें पूछी जैसी क्लर्क बाबू की थी। जब उसने कमरे में पूछा तो उसने कहा मुझे, तुम गुरुदास हो? मैंने कहा, जी हाँ। तुम पहली श्रेणी में पढ़ते हो? जी। इस महीने की फीस नहीं दी? जी दी। किसको दी? मैंने हेडमास्टर के मुख पर देखकर कहा, जी आपको दी। हेडमास्टर ने 3-4 बार पूछा। मैंने यही दोहराया कि आपको दी। इस पर हेडमास्टर को क्रोध चढ़ गया। उसने कमरे की अलमारी में से बेत निकाल कर मुझे कहा, हाथ निकालो। मैंने आगे किया तो हेडमास्टर ने 3 बेत लगाकर पुनः पूछा, फीस किसको दी? क्रोध तो मुझे भी आ रहा था, परंतु मैं विवश था। मैं उसकी मुझे देखकर प्रत्येक बार यही कहता था कि आपको दी। जब 8-10 बेत लग चुके थे और मैं अभी बात पर दृढ़ था कि मैंने फीस उनको ही दी है, तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। इस पर हेडमास्टर साहब को कुछ चेतना आई। वो कुछ विचार करके पूछने लगे, तुम अकेले ही फीस मुझे देने आए थे अथवा तुम्हारे साथ कोई और भी था? मुझे भी स्मरण हो आया। मैंने कहा, जी मेरा एक दोस्त है मदन गोपाल, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है।
हम दोनों एक ही साथ दी थी। इस पर चपरासी भेजकर मदन गोपाल को बुलाया। वह आया तो हेडमास्टर ने उसे पूछ लिया, तुमने इस महीने की फीस दी? जी, मदन गोपाल ने कहा। इस लड़के ने भी दी है? जी, हम दोनों ने एक साथ दी थी। किसको दी? क्लर्क बाबू को, मदन गोपाल ने कहा। अब क्लर्क को बुलाया गया। वह मदन गोपाल को पहचानता था। उसने रजिस्टर में उसके नाम के आगे 4 आने जमा लिखे। भूल क्लर्क बाबू की थी। दोनों की फीस एक के नाम आगे जमा की गई, परंतु हेडमास्टर का रोष तो मेरा उनका नाम लेने पर था। मैंने कथन का अर्थ यह लिया गया कि मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ। अतः उन्होंने मुझे पूछा, फीस किसको दी? अब मैंने क्लर्क बाबू को देखा तो दोनों में अंतर समझ गया। मैंने कह दिया, उनको दे दी थी। तुम तो कहते थे मुझे दी थी। वास्तव में हेडमास्टर जी ने यह प्रश्न अपनी पिटने की सफाई देने के लिए पूछा था। मैंने कह दिया, आप दोनों एक जैसे ही लगते हैं। इस पर हेडमास्टर जी हंस पड़े। जब मैं मदन गोपाल के साथ वापस कक्षा में आने लगा तो उसने मुझे पूछ लिया, क्या? मैंने सारी बात बताई तो वह भी हंस पड़ा। उस दिन मैंने अपनी पुस्तकें उठाई और स्कूल समाप्त होने से पहले ही घर लौटा। इसका भी एक परिणाम हुआ। मैं हेडमास्टर और साहब को भली भांति पहचानने लगा था। वह मुझे भी पहचान गए थे। आर्य समाज के सत्संग में भाई साहब को उन्होंने मेरी शिकायत लगाई होगी। भाई साहब ने मेरे विषय में बताया होगा। मुझे फोकट में 10 भेद खाने पड़े। समय व्यतीत हो गया। मैं 4वीं कक्षा में पहुंचा। हमारी श्रेणी में एक जय गोपाल पढ़ता था। वह भी हमारे मोहल्ले में रहता था। हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाते। हमारे एक मास्टर कृपाराम थे। वह सामान्य ज्ञान तथा किंडरगार्टन पढ़ाया करते थे। सामान्य ज्ञान में वह देश विदेश की बातें बताते। उन्होंने एक दिन एक शेर सुनाया। हॉलैंड के एक तिपल ने जान अपनी वार से मुल्क अपना बचा लिया पानी की मार से। इस शेर से संबंधित एक कहानी भी उन्होंने सुनाई, परंतु जो बात मैं बताना चाहता हूँ वह उनकी शिक्षा देने का ढंग है। एक दिन मास्टर जी ने दोनों रंग के कागज़ लिए। उनको काट कर उन्होंने एक ताना बनाया, दूसरे का बाना बनाया। फिर उसने फूल बनाने का ढंग बताया। यह सब बताकर उन्होंने सब लड़कों को अपने घर बनाकर लाने को कहा। हम दोनों पहुँचे। अपने पिताजी से 2 पैसे लिए। रंगदार को रोगनी कागज़ खरीदा लाया। अजय गोपाल के पास पैसे नहीं थे, इस कारण मैंने दोनों आधे आधे उसको दे दिए। हम दोनों मास्टर जी के बताए अनुसार चटाई बनाने लगे। जय गोपाल ने तुरंत बना ली, परंतु मैं कई बार प्रयत्न करने के बाद भी नहीं बना सका। 3 बार असफल, 4 बार असफल यत्न करने के बाद मैंने जय गोपाल को कहा, मुझे भी बना दो। उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैंने फिर बनाने लगा, परंतु कई बार यत्न करने के बाद नहीं बना सका तो झुल्ला कर मैंने अपने कागज़ के टुकड़े कर दिए। इस पर जय गोपाल मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगा, यह देखो मेरी कितनी सुंदर बनी है। मुझे क्रोध आ रहा था। मैंने उसकी चटाई छीनकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं जय गोपाल के घर गया हुआ था। जय गोपाल ने कागज़ के टुकड़े अपने स्कूल की पुस्तक के थैले में रख लिए। मुझे कहने लगा, कल स्कूल चलो, मास्टर जी से दंड दिलवाता हूँ। मैं झुलझाया बैठा था। उसकी बातें सुनकर मुझे क्रोध चढ़ा आया। मैंने कहा, मैं तुम्हें यही दंड देता हूँ। इतना कहकर उसने लड़ने लगा। हम दोनों हाथापाई होने लगी। कुश्ती हो गई। वह मुझे दुर्बल था। जब मैंने उसको नीचे पटका, मुक्कों से मरम्मत करने लगा तो उसने शोर मचाकर अपनी माँ को बुला लिया। अपनी माँ को आकर हम दोनों को छुड़ाया। उसने बाद में अपने घर लौट गया। अगले दिन हम दोनों स्कूल साथ साथ नहीं गए। मास्टर कृपाराम जी घंटे में उसने मास्टर जी से शिकायत कर दी। फटे कागज़ के टुकड़े निकालकर दिखा दिए। मास्टर जी ने मुझे पूछा तो मैंने सत्य बता दिया। इस पर मास्टर जी ने पूछा, तुमने अपनी चटाई तो फाड़ी, परंतु जय गोपाल की क्यों फाड़ी? वह मेरी थी। कागज़ के दाम मैंने दिए थे, परंतु कागज़ तुम्हारा होने से चटाई तुम्हारी कैसे हो गई? तो किसकी थी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए थे? मैंने पिताजी से लिए थे। पैसे पिताजी के थे तो कागज़ का भी पिताजी पर हक हुआ। तुमने इसे फाड़ने के पहले पिताजी से क्यों नहीं पूछा? मैं इसका न्याय का अर्थ समझ ही रहा था। मास्टर जी ने मुझे दंड सुनाया। उन्होंने कहा, बेंच पर खड़े हो जाओ। मैं बेंच पर खड़ा हो गया। मास्टर कृपाराम जी की घंटी बजी। बेंच पर खड़ा रहा। इससे जय गोपाल प्रसन्न हो गया। हम पुनः मित्र हो गए। इस घटना को लेकर हमें यह अभिप्राय बताना है कि मैं हाथ का काम
करने में बदला था, परंतु मुझ में एक विशेष बात थी। मैं बात करते हुए युक्ति करता था, परंतु युक्ति का आधार तो ज्ञान होता है। यही कारण था मैं मास्टर जी की बात का उत्तर नहीं दे सका, परंतु दिनों मेरे कान की यह सीमा थी।